नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जबलपुर से हमारे इस खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे जन आंदोलन से जो अपने आप खड़ा हुआ है लोगों की मदद से और सरकार के प्रश्रय से। क्या वाकई एक नदी को बचाने के लिए, नर्मदा मां को बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए और साथ ही साथ अविरलता और निरंतरता और सरकार के प्रश्रय से, क्या वाकई एक नदी को बचाने के लिए, नर्मदा मां को बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए और साथ ही साथ अविरलता और निरंतरता नर्मदा मैया की बनी रहे, इसके लिए पहले आंदोलन की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम और कैबिनेट ने की है। आज हम उसी यात्रा के 117वें दिन में हैं। 144 दिन की ये पूरी यात्रा है और सैकड़ों किलोमीटर पूरी कर चुकी है। मेरे साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, भेड़ाघाट में हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी पत्नी साधना जी, जो कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कलश सर पे रख के चलती हैं और जो मंगल गीत नर्मदा मैया के गाए जाते हैं इस इलाके में, वो गाती हैं। साथ ही डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी हैं, जो इस पूरी यात्रा के संयोजक हैं कैबिनेट के तरफ से। शिवराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नदी तभी स्वच्छ रह सकती है जब एक जन आंदोलन खड़ा हो। एक जन आंदोलन जन भागीदारी से खड़ा करने का ख्याल आपके मन में कैसे? नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, पवित्र नदी है। मां मानते हैं हम, केवल नदी नहीं मानते, मां मान के पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश के 30% हिस्से में खेती के लिए पानी दे रही है, सिंचाई का अन्न के भंडार भर रही है। नर्मदा जी पीने का पानी जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों सहित अनेकों शहरों को दे रही है। हम हजारों गांव में पेयजल की योजनाएं नर्मदा जी के जल से संचालित करने वाले हैं। नर्मदा जी हमें बिजली दे रही है। नर्मदा जी अगर नहीं तो मध्य प्रदेश नहीं। पिछले दिनों जब मैं डिंडोरी गया था एक नर्मदा जी के पुल पर उद्घाटन करने, तो मैंने देखा कि नर्मदा जी के गोद में जल की धार लगभग नहीं थी। धीमे धीमे बहुत कम पानी बह रहा था। मन एक संशय से भर गया कि अगर यही स्थिति रही तो एक दिन वो आ सकता है दुर्भाग्यपूर्ण जब नर्मदा जी में जल की मात्रा ही ना बचे। हमने अपनी आंखों के सामने कई नदियों को दम तोड़ते हुए देखा है। छिपरा जी, मध्य प्रदेश में छिपरा जी, बेतवा जी, ताप्ती जी, जिनमें हमेशा पानी बहता था 12 महीने, आज केवल बरसाती नदी बन के रह गई है। मन में ये विचार आया कि अगर तुरंत हम नहीं चेते और तुरंत हमने प्रयास प्रारंभ नहीं किए तो नर्मदा जी जो हमारी माँ है, जीवन रेखा है, उनकी स्थिति भी कहीं ऐसी ना बन जाए। इसलिए मन में विचार आया कि नर्मदा जी में अविरल कलकल छलछल करके भरपूर जल बहता रहे, इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। और उसी में से नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया, क्योंकि अगर जल की मात्रा बढ़ानी है तो हमको दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। अमरकंटक से लेकर बड़वानी, अलीराजपुर तक शासकीय जमीन भी और गैर शासकीय जमीन पर भी प्रदूषण मुक्त नर्मदा जी को रखना है तो हमको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे सीवेज के। अगर प्रदूषण मुक्त रखना है तो पूजन की पद्धति को भी बदलना पड़ेगा। मुक्ति धाम जैसी चीजें हमको थोड़ी दूर ले जानी पड़ेगी और किसी भी कीमत पर नर्मदा जी में प्रदूषित पानी ना जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सरकार ये काम कर लेगी? जब मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे लगा नहीं, अकेली सरकार, कैबिनेट, कुछ अफसर इस काम को नहीं कर सकते तब तक जब तक कि जनता खुद अंतरात्मा से स्वीकार न कर ले कि मां नर्मदा जी में हमें जल की धार बढ़ाना है, शुद्ध और पवित्र हमको भौतिक रूप से मैया को रखना है। तो मन में यह विचार आया कि अकेली सरकार ये प्रयास ना करे। जब तक जनता का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक नर्मदा जी प्रदूषण मुक्त हो नहीं सकती। दोनों तटों पर वृक्षारोपण करने का सरकार का सपना भी पूरा नहीं होगा और इसलिए हमने फैसला किया कि ये सब काम करेंगे हम, लेकिन जन आंदोलन के रूप में जनता को आगे करेंगे। सरकार और प्रशासन पीछे रहेगा और इसलिए एक व्यापक जन जागरण हो इन मुद्दों को लेकर। इस विचार से नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की ताकि जनता जुड़ जाए उससे। 117वां दिन है आज यात्रा का। 144 दिन तक ये यात्रा चलेगी। कितने लोग अभी तक इस बात से जुड़ पाए हैं? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे वो संत हों, चाहे परम राष्ट्र संत हों, ऐसे तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। तो कितने लोगों को आप अभी तक जोड़ चुके हैं और कितने लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम?
लाख लोग जुड़ चुके हैं, भीड़ उमड़ती है, श्रद्धा से भर के लोग इस यात्रा में आते हैं। माताएं, बहनें, बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, नौजवान, कई तो परमानेंट यात्री से बन गए। उनको लगता है कि यात्रा चल रही तो हम यात्रा का साथ ही ना छोड़ें। जनता को कम करने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि रात्रि विश्राम के समय रात को रुकने के लिए बाकी सब व्यवस्थाओं में छोटे छोटे गांव में दिक्कत होती है। लेकिन बड़ी हस्तियों का जहां तक सवाल है, आध्यात्मिक जगत की, कला क्षेत्र की, पर्यावरणविद, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, राजनीतिक नेता, अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 500 से ज्यादा बड़े लोग इस यात्रा में अलग अलग अवसर पर आ चुके हैं। आज भी हमारे जो हॉकी टीम के ओलंपियंस हैं, पूर्व ओलंपियंस, वो सारे आ रहे हैं। धर्मगुरु दलाई लामा जी से लेके जग्गी वासुदेव जी तक, अवधेशानंद, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज से लेके साध्वी रितंबरा जी तक, स्वामी चिदानंद जी से लेके हमारे बाबा रामदेव जी, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। मोरारी बापू जी से लेके कमल किशोर नागर तक, एक नहीं अनेकों संत, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, अनेकों संत इस यात्रा में आए हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से लेके पर्यावरणविद सुनीता नारायण जी, हमारे सुब्बाराव जी जो सर्वोदयी कार्यकर्ता हैं, उनसे वो तो एक दिन के लिए आए थे, लेकिन 7 दिन यात्रा में चले। अगर मैं ये सूची गिनाऊं आपको, पंडित जसराज से लेके अमजद अली खान साहब तक, शायद मेरे इंटरव्यू का पूरा टाइम पूरा हो जाएगा, सूची बताने में निकल जाएगा। लेकिन हर क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने इस यात्रा में भाग लिया है, और प्रसन्नता की बात है, भाग भी ऐसे लिया है कि वो इस यात्रा के एक हिस्से हो गए। जन आंदोलन तो बन गया, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला और सीवर से निकलने वाले गंदा पानी और मलमूत्र, जो शहर के निष्कासन की प्रणाली है, वो सबको पता है कि नदी के किनारे पहले क्यों बनाए जाते थे, ताकि एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस हो। उसको रोकने के लिए सरकार ने कितने टायर की स्ट्रैटेजी तैयार की? तो ये सबसे पहली चीज तो है कि कोई फैक्ट्री नर्मदा जी के तट पर नहीं लगेगी जिसका प्रदूषित पानी नर्मदा जी में जाए। ये हम जो लगी हुई है उनका, वो उनका पानी जाएगा नहीं, ट्रीट करके और कहीं डालेंगे, नर्मदा जी में नहीं डालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, शहरों के सीवेज का पानी, जैसा आपने बताया, अंग्रेजी हमें सिखा गया कि नदियों में छोड़ दो, समुद्र में चला जाएगा, उनकी नदियां साफ रह गई और हमारी नदियां पूरी तरह से नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। तो हम लोगों ने तय किया कि सीवेज की लाइन सभी शहरों में हम डालेंगे जो नर्मदा जी के तट पर है। उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, टेंडर कॉल कर लिए गए हैं, और सीवेज के पानी में भी नालों को ट्रीट नहीं करेंगे कि नाले में जा रहा नाला ट्रीट कर दो। हम सीवेज की लाइन से वो मल जल पूरा विपरीत दिशा में नर्मदा जी के ले जाएंगे और ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी को शुद्ध करेंगे, और जो शुद्ध पानी वो भी नर्मदा जी में नहीं जाएगा, उस पूरे पानी को किसानों के खेत में, बाग बगीचों में दे देंगे, ताकि ट्रीटेड जो वाटर है वो शुद्ध पानी भी मल जल का नर्मदा जी में ना जाए। इसके लिए ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं, अच्छी कंपनी आ रही है और सेंट्रली मॉनिटर हम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की चेतना प्लस सरकार के इस प्रयासों के कारण गंदगी नहीं जाएगी। पीछे मार्बल रॉक्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा नजारा दुनिया में कहीं हमको देखने को मिलता है, और टूरिज्म के लिए भेड़ाघाट विदेशों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि इसके संवर्धन के लिए और इसी नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए आपने क्या योजना बनाई? ये अद्भुत है नर्मदा जी के तट, नर्मदा जी के घाट, और भेड़ाघाट तो ऐसा है जो पूरी दुनिया में अद्भुत और अनोखा है। मैं सोचता हूं आप भी सहमत होंगे कि दुनिया की किसी नदी पर ऐसा भेड़ाघाट जैसा सुंदर घाट, तट, संगमरमर की चट्टानें कहीं होगी नहीं। ये केवल नर्मदा मैया में है, नर्मदा मैया के तट पर है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अलग तरह से निखर के सामने आता है, और नर्मदा जी का जो सौंदर्य है वो अलग तरह से निखरता है। और इसलिए इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे। हमने टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी लगाया है, हमारे जो पर्यटन विभाग है वो भी इस काम में लगा हुआ है कि नेचुरल बना रखे, इसको कोई नुकसान ना हो, इसके हम सारे प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जो पूजा सामग्री होती है उसको नदी के अंदर प्रवाहित करना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिससे आज तक हमारा माइंडसेट निजात नहीं पा सका है। अब आपका क्या कहना है इस पर, और इसके लिए नर्मदा सेवा समितियां क्या करें? मुझे कहते हुए खुशी है कि यात्रा के दौरान ही जब ये बात की कि हम जो पूजा के नाम पर नर्मदा जी में जो सामग्री विसर्जित करते हैं, कई बार हम प्लास्टिक के दीपक जला के छोड़ देते हैं, हम उनके कारण नर्मदा जी प्रदूषित होती। कई बार केमिकल रंगों से युक्त मूर्तियां वो हम विसर्जित करते हैं, श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, माँ दुर्गा और गणेश जी की हम भक्ति करते हैं, लेकिन केमिकल युक्त मूर्तियां विसर्जित करते हैं, उससे भी कई बार प्रदूषण फैलता है। और इसमें संतों ने भी विचार किया, तो ये तय हुआ कि पूजन कुंड बनने चाहिए, वहां पूजन सामग्री आप डालिए।
नर्मदा जी की पूजा कैसे करें? नर्मदा जी के जल से करें या ऐसी चीज से करें जो पानी को प्रदूषित ना करे। अगर कोई दूध भी नर्मदा जी में चढ़ाता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रदूषण नहीं फैलता। तो हम ऐसी चीजों से करें जिससे प्रदूषण ना फैले। अब एक ये कॉन्सेप्ट पे भी विचार हो रहा है कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी विसर्जन कुंड बने जिनमें नर्मदा जल भरा रहे और वहां हम विसर्जन का काम करें। तो अपने आप जनता के मन में ये बात आ रही है कि हम ऐसे प्रयास प्रारंभ करें। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ओपन डिफिकेशन का, यानी खुले में शौच जाना, और नदियों के किनारे खास तौर पर देखा जाता है और नर्मदा के आसपास भी ये परंपरा पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। तो इसके लिए किस तरह के अवेयरनेस की जरूरत आपको महसूस? मुझे कहते हुए खुशी है कि हर गांव में शौचालय बनाने का अभियान लगभग नर्मदा तटों पर पूरा हो गया है। वैसे पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन हमने यहां तय किया कि क्योंकि किनारे जाके लोटा लेके बैठ जाना ये ऐसी चीज थी जो पानी को प्रदूषित करती थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हर घर में शौचालय बनेंगे, वो बन भी रहे, अब उनका इस्तेमाल भी हो रहा है और ये आदत लगभग समाप्त हो गई कि नर्मदा के किनारे ही चले जाएं। राजनीतिक पहलू की बात करें, मैं मानता हूं कि ऐसी किसी यात्रा का राजनीतिक पहलू नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके क्रिटिक्स कहते हैं ये तो वोट यात्रा है, क्योंकि शिवराज जी के सामने एक और चुनाव आने वाला है और जिसके लिए आपने मिशन 200+ का नारा ऑलरेडी दे दिया। देखिए, वोट के लिए तो सरकार ने इतने काम किए हैं, अगर जनता का समर्थन हासिल करना है तो हमने इतने काम किए हैं कि उन कामों के आधार पर ही, चाहे विकास के काम हो चाहे जन कल्याण के काम हो, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम, गरीबों के लिए गरीब कल्याण एजेंडा, इतने काम हैं। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जा रहा कि और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे जहन में हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि इस यात्रा का संबंध कभी वोट से या राजनीति से हो सकता है, और जनता भी ये मानती है और सारे प्रमुख हस्तियां भी ये मानती, तभी तो लोग झूम के इस यात्रा में आ रहे हैं। जरा भी राजनीतिक लगती तो फिर जनता का जुड़ाव नहीं होता। मैं अगर इसके अन्य पहलुओं की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि गंगा के लिए एक्शन प्लान बना, कई साल पहले राजीव गांधी जी ने बताया, लेकिन उसका पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। ऐसे हर नदी के संवर्धन के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए प्लान्स बनते हैं, लेकिन उसका पैसा अंततः कहां जाता है? सरकारें आती हैं, पैसा डूब जाता है। इस बार ये पैसा न डूबे, ये भ्रष्टाचार में न लिप्त हो, इसके लिए आप किस किस तरह के बैरियर्स लगा रहे हैं, आप किस किस तरह की तैयारी? देखो, मध्य प्रदेश में तो सवाल ही नहीं डूबने का, क्योंकि अधिकांश काम जनता खुद कर रही। पेड़ लगेगी तो जनता की सहभागिता से लगेंगे, पेड़ बचाने की जवाबदारी भी जनता ही को दे रहे हैं, नर्मदा सेवा समितियों को दे रहे हैं। किसान पेड़ लगाएंगे तो वो अपने खेतों में भी पेड़ लगाने का काम करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट सेंट्रली लग रहे हैं तो मॉनिटरिंग की ठीक व्यवस्था नर्मदा सेवा मिशन ही करेगा। तो यहां तो कोई संभावना का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक गंगा जी का सवाल था, मैं मानता हूं कि गंगा जी की स्थिति कई वर्षों से ऐसी हो गई थी कि आसान नहीं है गंगा जी को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करना, लेकिन फिर भी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है गंगा जी को शुद्ध करने का, जमुना जी को शुद्ध करने का। साधु संत भी जुड़े हैं और साथ भी उमा भारती जी को ये जवाबदारी सौंपी गई है। वो भी पूरे मेहनत से, पूरे परिश्रम से, पूरी प्रमाणिकता से इस काम में लगी हुई है। तो वहां समय लग सकता है क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी। नर्मदा जी में हम समय से पहले चेत गए, इसलिए स्थिति बिगड़ने के पहले ही हम लोगों ने काम प्रारंभ कर लिया, इसलिए यहां ज्यादा कठिनाई नहीं है। समय से पहले चेतना ही बड़ी बात होती है। लेकिन दीप्ति, मुख्यमंत्री जी को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि आप नर्मदा के किनारे पैदा हुए हैं। बचपन की कोई ऐसी याद बताइए, क्योंकि मैंने आपकी एक तस्वीर जरूर देखी है जब आप नर्मदा जी में दिल खोल के डुबकी लगा रहे थे। देखिए, आज भी अगर नर्मदा जी का जल दिख जाए, मुख्यमंत्री बनने के बाद तैर रहे थे, इच्छा ये होता है कि कूद के तैरने लगे, क्योंकि बचपन में भी हम तैर के नर्मदा जी पार करते थे, एक तट से दूसरे तट तक जाते थे। बचपन में अगर आप देखें तो जब मुझे कुछ जो चीज सोचनी होती थी तो मैं नर्मदा जी के किनारे बैठ जाता था। नर्मदा जी के तटों पर साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत तपस्या की है। सिद्ध तट है मैया नर्मदा के। तो मैं अकेले में अपने खेत में, जिसके बिल्कुल नीचे से नर्मदा जी गई थी, तट पे जाके बैठ जाता था और वहां मैं सोचता था कि क्या करना चाहिए आगे जीवन में, बेहतर काम हम कैसे कर सकते हैं। आज भी मेरी धर्मपत्नी जी भी जानती है कि जब मैं जैत जाता हूं तो दौड़ने की इच्छा होती है कि मैं उधर चला जाऊं जहां लोग ना हो और चुपचाप नर्मदा जी के तट पे बैठ जाऊं। एक दिन ऐसे ही मैं दिवाली की दूज के दिन जैत गया था, तो मैंने कहा चलो नर्मदा जी के तट पे चलते हैं। वहां जाके मैं तट पर बैठ गया, बैठ के मन ऐसा लग गया, एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ध्यानस्थ हो गया, वो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ऐसा मन रमा कि थोड़ी देर के बाद जब आधा पौन घंटा हो गया तो इनको हिलाना पड़ा मुझे कि उठ जाओ, बड़ी देर हो गई, शायद कहीं घबरा तो नहीं गई। मैंने कहा कि ये सोच रही हो कि परमानेंट ना बैठ जाए, लेकिन नर्मदा के तट है ही ऐसे, नर्मदा जी के तट ऐसे हैं कि सचमुच में
अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। अब भी मेरा मन कई बार करता है कि नर्मदा के तट पर अकेला बैठूं, सोचूं, लिखूं और फिर कुछ करूं। पत्नी हर दिन आपके साथ यात्रा में होती है? ये यात्रा में सदैव मेरे साथ रहती है, कलश लेके चलती है और नर्मदा मैया की ऐसी भक्त है कि सचमुच में मुझे अद्भुत लगता है यात्रा में इनके बिना, क्योंकि इनका मन करता है कि नर्मदा जी के किनारे बस चलो। तो ये और हम जब यात्रा में आते हैं तो प्रसन्न रहते हैं और भक्ति भाव से मैया की सेवा यात्रा में हम लोग जुड़ते हैं। कभी आपको लगा वाकई नर्मदा मैया ने आपको पुकारा है? बिल्कुल पुकारा है, तभी तो ये मिले मुझे। अब फाइनल अगर बात की जाए इस रैली की, एक पूरे नर्मदा सेवा यात्रा की एक उपलब्धि और थी कि लोगों ने कार्तिकेय को पहली बार एक गैर राजनीतिक मंच पर देखा और एक बहुत शानदार भाषण देते हुए सुना। तो क्या माना जाए कि कार्तिकेय भी सामाजिक और राजनीतिक कामों में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लगे ही रहते हैं? नहीं, देखिए वो पढ़ रहे हैं। जिस दिन नर्मदा सेवा यात्रा जैत में आई तो स्वाभाविक रूप से वो गांव में थे और सब गांव वालों ने कहा कि स्वागत भाषण कार्तिकेय देंगे। तो इसलिए गांव वालों ने तय किया कि स्वागत भाषण देंगे, इसलिए उन्होंने स्वागत भाषण दिया था। अभी उनकी पढ़ाई चल रही, वो ला कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी पढ़ने में अपना मन लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2019 तक उनकी उम्र हो जाएगी चुनाव लड़ने लायक। इससे अभी कोई रिश्ता उनका नहीं है। वो तो चूंकि गांव में कार्यक्रम था, सोशल सोच है, गांव के लोगों ने कहा कि आप बोलो और जनता की, गांव की जनता की तरफ से स्वागत करो, इसलिए स्वागत भाषण दिया था। चलिए, मुख्यमंत्री जी, साधना सिंह जी, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपको बताया कि कैसे एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और कैसे उसके सहारे एक नदी को साफ रखने की, प्रदूषण रहित रखने की और अविरल और निर्मल रखने की कोशिश की जा सकती है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में भेड़ाघाट से आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं और मेरी सहयोगी दीप्ति को इजाजत दीजिए।